नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पीएसएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम अभी हो चुका है 14 मई को और घटना चक्र द्वारा इस पेपर का सॉल्यूशन दिया गया है और उसी को लेकर के मैं आप सभी के सामने आई हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना पेपर मैच कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रश्न में आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो वो आप यहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आंसर कहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहने वाला है। और ये पेपर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यूपीपीएससी कैसे प्रश्न पूछ रही है, कैसा पैटर्न है, आगे आने वाले प्रश्न पत्र के लिए भी आप रेडी हो सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं और जल्दी से हम लोग अपने आंसर्स को मैच कर लेते हैं। जिन्होंने भी पेपर दिया है वो अपना पेपर सामने लेकर के चेक कर सकते हैं अपने आंसर को और बता सकते हैं कमेंट करके कि उनके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। अपना स्कोर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था 50, 40, 20 या फिर 30 और इसका सही आंसर है 30। ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए, केंद्रीय बजट तो 2023-24 का आया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 30 कौशल भारत में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और यहाँ पे ये भी स्रोत भी दिया गया है कि कहाँ से ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए है किंग चार्ल्स, प्रिंस हैरी, ऑप्शन सी है प्रिंस फिलिप और ऑप्शन डी प्रिंस विलियम्स। और इसका सही आंसर है प्रिंस हैरी। इन्होंने स्पेयर पुस्तक की रचना की थी। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए खपत में कमी करना, ऑप्शन बी भविष्य के संसाधन, ऑप्शन सी है संसाधन संरक्षण और ऑप्शन डी है सतत विकास। और इसका सही उत्तर है सतत विकास। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके जो संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करना है, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। जबकि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने हेतु समय देना, यह कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब संसाधन संरक्षण। ये आप यहाँ से देख सकते हैं इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है अभिकथन है और दूसरा उसका कारण दिया गया है और हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर पहला भी कथन है, राष्ट्रपति संसद का भाग है और इसका कारण दिया गया है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। अब हमें बताना है ए सत्य है किंतु आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर देख लीजिए स्टेटमेंट, ए गलत है किंतु आर सत्य है, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और इस प्रकार उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद है 79, इसके अनुसार बोला गया भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। संसद में राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे और क्या करेगा, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये आप देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु हैं, उनके मध्य संवाद का रूप है और वो बौद्ध भिक्षु पूछे जा रहे हैं कौन है। ऑप्शन में नागार्जुन, नागसेन, कुमारिल भट्ट और नागभट्ट दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है नागसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कुछ कथन दिए गए और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है। और सी ऑप्शन दिया गया है, बेंजुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। अगला स्टेटमेंट है, यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो इस स्थिति में लघु ज्वार की स्थिति होती है। और इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आती है, लेकिन उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहाँ पर उसकी मात्रा 36% रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है।
कर्क रेखा एवं मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांशों पर स्थित होते हैं, इसलिए इस स्थान पर लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। पृथ्वी पर किसी स्थान पर 24 घंटे में सामान्यतः 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं। अब यहाँ पर जो अगला स्टेटमेंट था उसका आंसर दिया गया है, परंतु पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व एक घूर्णन जब करती है तो उसके स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया था 12:30। लेकिन वास्तविकता में प्रतिदिन ज्वार लगभग 25 या फिर 26 मिनट देर से आता है। ज्वार के 6 घंटे या 12:30 मिनट बाद निम्न ज्वार या फिर भाटा आता है। इसका कारण यह दिया गया है कि चंद्रमा भी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की तरफ करता है। ज्वार केंद्र जब अपना एक चक्कर पूरा करता है तब चंद्रमा उसके कुछ आगे निकल गया होता है तथा ज्वार केंद्र को चंद्रमा के ठीक नीचे पहुंचने में 50 या 52 मिनट का अतिरिक्त यहाँ पर समय लग जाता है। इस प्रकार एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने पुनः आने में 24 घंटे 50 या 52 मिनट का समय लगता है। उसी स्थान पर अपकेंद्री बल के कारण चंद्रमा के विमुख भाग में 12 घंटे 25 मिनट के बाद ज्वार आता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए वेनेजुला जो है वो धारा तो ठंडी है, किंतु ये प्रशांत महासागर की नहीं है, यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की है और यहाँ पर दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के जो पश्चिमी तट पर है यहाँ पर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होंगे तब सम्मिलित रूप से जो दीर्घ ज्वार जो है इसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, इसका अनुभव किया जाता है और यही स्थिति सिजगी कहलाती है। ऐसा पूर्णमासी या फिर अमावस्या को होता है। तो इस प्रकार आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आप चाहे देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न दिया गया है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अल नीनो एक घटना होती है, ठीक है, और इस घटना के बारे में कुछ स्टेटमेंट है और उन्हीं को देख करके हमें पहचानना है कौन सा कथन सही है। पहला है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह गर्म धारा पेरू तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। और बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर केवल ए ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है आइए उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यह परिवर्तन पेरू के तट पर इसके साथ ठंडी जो जल धारा है इसका अस्थायी प्रतिस्थापन होता है। और अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मूल अर्थ है बच्चा। देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरे का देख लेते हैं। अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान स्थिरीकरण में वृद्धि और समुद्र के पोषक तत्वों में कमी के कारण जो फाइटोप्लैंक्टन हैं इनको नुकसान का अनुभव होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तापमान तो बढ़ता है लेकिन जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनको नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सी नहीं थी और यहाँ पर ऑप्शन में है मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली और शांति घोष। और इसका सही उत्तर है शांति घोष, ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। देखते हैं दिसंबर 1931 में तत्कालीन जो बंगाल की 2 स्कूली छात्राएं थी शांति घोष और सुनीति चौधरी, इन्होंने एक जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बाकी जो अन्य विकल्प हैं इसमें वो सभी क्या थी, भारत में स्वतंत्रता सेनानी का एक पार्ट थी। अगला प्रश्न है, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क या फिर मैंगनीज। और इसका सही उत्तर है लौह अयस्क। माउंट न्यूमैन किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए माउंट न्यूमैन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड मुख्यतः लौह अयस्क के खनन के लिए मशहूर है और इस कंपनी ने वर्ष 1992 तक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क का खनन किया, जब कंपनी को BHP बिलिटन ग्रुप द्वारा खरीद लिया गया। कंपनी ने लौह अयस्क रेलवे संचालन में भी प्रमुख योगदान दिया। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2022 को निम्न में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी है। यहाँ पर ऑप्शन में म्यांमार है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, ताइवान है। और इसका सही उत्तर है ताइवान ने ऐसा किया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले 4 माह की जो सैनिक सेवा है
वो अनिवार्य थी पहले के समय में, लेकिन अब कितनी कर दी गई है, 1 साल के लिए। यह 1 जनवरी 2024 से लागू हुई है। अगला प्रश्न है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। दोनों कथन देखते हैं, फिर हम लोग उत्तर देने का प्रयास करते हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रक्षा और उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। ये उच्चतम न्यायालय के लिए बोला गया है। अगला स्टेटमेंट है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और हमें बताना इनमें से कौन सा कथन सही है, और यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के खंड 2 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह मूल अधिकारों में से किसी को लागू कराने के लिए ऐसे निर्देश या आदेश या रिट, जिन्हें बोलते हैं, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रक्षा है और उत्प्रेषण है, ये सारी रिट है, जो भी समुचित हो इनका प्रयोग वह कर सकता है। तो कथन 1 सही हो गया। संविधान के अनुच्छेद 32 के खंड 3 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? नाना साहब, खान बहादुर खान, हजरत महल या कुंवर सिंह? इसका सही उत्तर है खान बहादुर खान। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित किया, अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला इन्होंने किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार भी किया और सुयोग्य राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, ऐसा बोला गया इसमें। और सेकंड स्टेटमेंट है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। इसका सही उत्तर ये होगा कि दोनों ही कथन गलत दिए गए हैं। यहाँ पर देखते हैं, जो ISFR 2021 आई थी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मात्र 6.15% भाग पर वनावरण है और वृक्षावरण क्षेत्र को मिलाकर यह 9.23% हो जाता है। यदि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र लिया जाए तो भी प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% ही है। साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो वनावरण है उसका कुछ भाग और न्यूनतम वनावरण वाला जो जिला है वह भदोही है, मात्र 3.71 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार दोनों ही जो कथन हैं वो गलत दिए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका निधन हाल ही में हुआ था, उनके संदर्भ में कुछ कथन हैं। वह जर्मनी के मूल निवासी थे, वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे और यहाँ पर दोनों ही कथन ये सही दिए गए हैं। सही उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगला है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ऊष्मा जनित होते हैं, विद्युत जनित होते हैं, गैर नवीकरणीय होते हैं या नवीकरणीय होते हैं। देखिए, बहुत लोगों को इस प्रश्न में कन्फ्यूज़न होता है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, ये ज़रूर याद कर लीजिए और सही से समझ लीजिए। यहाँ पे इसका उत्तर डी हो जाएगा, नवीकरणीय। देखिए, ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत होते हैं जिसमें जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब शामिल होते हैं। और गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत होते हैं जैसे पवन, सूर्य ऊर्जा, प्रकाश, ये सब इसमें होते हैं और ये नवीकरणीय होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? वह नेपाल एयरलाइन है, तारा एयरलाइन है, बुद्धा एयरलाइन है या यति एयरलाइन है?
और इसका सही उत्तर है यति एयरलाइन है। 15 जनवरी 2023 को ऐसा हुआ था जिसमें 70 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह या अकबर? और यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। उन्हीं के दरबार में हुई थी। टप्पा को पंजाब के ऊंट चालकों के गीतों से विकसित किया गया था। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास ये कहाँ किया गया था पूछा गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? और सही उत्तर है राजस्थान में यह किया गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर एक सूची में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और सामने हमें उनका चयन करना है। अनुच्छेद 324 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामने दिया गया है। अनुच्छेद 315 है, 280 है, 338 है। आगे वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग दिया गया है। इसमें से कोई एक भी आपको याद हो तो आप इजीली मैच कर सकते थे। यहाँ पर आप देख लेंगे इसका सही उत्तर 324 है निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, 280 वित्त आयोग और 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कुछ कथन हैं, देखते हैं। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही आंसर है। देखते हैं जो संविधान का अनुच्छेद 76 का है, इसमें खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति नियुक्त करता है इनको। और यहाँ पर दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 76 में, इसका खंड 4 है और यह बताता है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अतः राष्ट्रपति को ही उनसे पद से हटाने का अधिकार है। तो कथन जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए गए, अभिकथन है और उसका कारण है और देख के हमें बताना है क्या सही उत्तर हो सकता है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, यह अभिकथन है और कारण दिया गया है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ये बहुत ईजी सा प्रश्न दिया गया है और इसका सही उत्तर है ये सत्य है किंतु आर गलत है, किसी भी तरह आर कारण ये सही नहीं हो सकता। देश में बढ़ती जनसंख्या बेरोजगार, गरीबी तथा भुखमरी में ही प्रभाव नहीं कर रही किंतु वह प्रकृति पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ रही है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण पर बहुआयामी प्रभाव होता है, अतः पर्यावरण को बनाए रखने हेतु जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सभी घटनाओं को हमें कालानुक्रम से लगाना है। इसमें पहला है मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इनकी अगर डेट पता होती है तो आराम से मैच कर सकते हैं और मोपला विद्रोह सबसे बाद में हुआ था। होम रूल जो आंदोलन है वह 1916 में हुआ। जलियांवाला बाग सभी को याद होगा 13 अप्रैल 1919 और खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 को हुआ था। देखिए डेट में ही सिर्फ डिफरेंस है। और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और यही सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पर्वत दिए गए हैं और उनके सामने देश दिए गए हैं, जैसे किलीमंजारो है, ट्यूबकल है, स्टेनली है, हॉगर है और इधर दिया गया है मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया और युगांडा। देखिए किलीमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। ट्यूबकल कहाँ है? मोरक्को में। स्टेनली युगांडा और हॉगर अल्जीरिया में हो। यदि इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो किलीमंजारो जिसकी ऊंचाई कितनी 5895 मीटर तंजानिया में है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ट्यूबकल की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में एक पर्वत शिखर है जो ट्यूबकल नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित होता है। माउंट स्टेनली की बात करें, माउंट नगलीमा एक पर्वत है जो कि किलीमंजारो और माउंट केन्या के बाद कांगो और युगांडा के लोकतांत्रिक गणराज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह अफ्रीका का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और जो हॉगर पर्वत है दक्षिणी अल्जीरिया में केंद्रीय सहारा में कर्क रेखा के साथ एक पहाड़ी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, सूची सुमेलित करनी है। कुछ व्याधि, कुछ डिजीज़ दी गई हैं और उनके कारक दिए गए, जैसे पेप्टिक व्रण है, डेंगू है, फीलपाव है, मलेरिया है, विषाणु दिया गया है, प्रोटोजोआ दिया गया है, कृमि दी गई है और विषाणु दिए गए हैं। इसका सही उत्तर देख लीजिए। पेप्टिक अल्सर जीवाणु से होता है,
डेंगू विषाणु से होता है, फीलपाँव कृमि से होता है, वशेरिया यहाँ पे होगा, और मलेरिया जैसे प्रोटोजोआ। ये इनको याद रखिए। यहाँ पे विषाणु बार बार दे दिया गया है, 2 बार, ऐसा नहीं होगा। आप इनके कारक सही से यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वायरस का ट्रांसलेशन है वो विषाणु दिया गया है, जो कि विषाणु होगा, ऐसा कुछ दिया गया है। और देखते हैं प्रोटोजोआ भी दिया गया है। यहाँ पर जो है देखिए विषाणु 2 बार दे दिया गया है जीवाणु की जगह। अगला प्रश्न देखिए, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब विधान परिषद के बारे में आपको दोनों स्टेटमेंट देख के सही उत्तर देना है। एक, विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। और यहाँ पर दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 1 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। और परंतु जो राज्य की विधान परिषद है, इनके सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना जो इसको है, इसका नाम परिवर्तित किया गया है पीएम पोषण योजना के नाम पर, और ये 2021 में किया गया है। और इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, पोषण शक्ति निर्माण, पोषण इसका पूरा नाम रखा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, इनके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए और बताना कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड 2 के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। तो पहला कथन सही है और दूसरा गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। सिकंदर शाह, शमशुद्दीन शाह, हैदर शाह या जैनुल आबदीन। सही उत्तर है जैनुल आबदीन। 1420 ईस्वी की बात है। इसमें अली शाह का भाई शाही शाह जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा और वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसके गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया गया था। उसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया था, माफ़ कीजिएगा। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते जल्दी से। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में, असम में, राजस्थान या केरल में। और सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। हांगुल ये इस नाम का लोकप्रिय पशु पाया जाता है, हिरण की एक प्रजाति है यह, और यह स्टेट एनिमल भी है जम्मू कश्मीर का। संधारणी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, वैश्विक संधारणी विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्यों के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। इसका केवल पहला ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। आर्थिक विकास, जैविक विकास, सामाजिक विकास या सतत विकास। और इसका सही उत्तर है सतत विकास कहलाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। गौतम अडानी, नीरज पाटिल, सुनील चोपड़ा या सैम डाल्टन। और इसका सही उत्तर है सुनील चोपड़ा। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है जो प्रारूप समिति है इसकी नियुक्ति।
दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाना। तीसरा है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। उसके बाद है संविधान सभा की प्रथम बैठक, और इसका सही कालानुक्रम देखा जाए तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान प्रवृत्त कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है फैशन ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। अगला स्टेटमेंट है पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया। तीसरा स्टेटमेंट है 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। और चौथा स्टेटमेंट है जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ 16% से ऊपर है, और यहाँ पे सही उत्तर ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार फैशन ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2027 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कवयित्री है पुस्तक है जो सही सुमेलित नहीं है? इसमें पहला दिया गया है दयाबाई विनय मल्लिका, दूसरा है सहजोबाई सहज प्रकाश, तीसरा है सोन कुमारी स्वर्णबेला की कविता, और गंगाबाई गणेश देव लीला, और इसका सही उत्तर भी यही है गंगाबाई गणेश देव लीला। ठीक है। महारानी सोन कुंवर जयपुर के राजवंश की रानी थी, और इनकी एक रचना स्वर्ण बेली की कविता से नाम से प्राप्त हुई है, जिसमें कृष्ण पूजा के विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले गीत संग्रहित हैं। और गंगाबाई कृष्ण भक्ति परंपरा की कवयित्री थी। गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतंत्र ग्रंथ गंगाबाई के नाम से प्राप्त हुआ है। अगला है कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में बताना है। पहला कथन है 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। देखिए इन प्रश्नों को देख करके आप समझ सकते हैं कि घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी प्रश्न आपको डायरेक्ट वहाँ से मिल जाएंगे, बिल्कुल भी घुमाया नहीं गया, डायरेक्ट उन प्रश्नों को उठाया गया और दे दिया गया है। इसलिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन जरूर पढ़ के जाएं अगर आप पीसीएस आरओ या आरओ जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं। और इस चैनल पर आपको उनके वीडियो भी मिल जाएंगे। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है, बुक नहीं है घटना चक्र, तो आप वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, प्रश्नों को हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चैनल पर जाकर के आप विजिट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए बिना समय वेस्ट किए आगे देखते हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आंसर 2, मतलब स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि विलियम हॉकिंस 1608 से 11 के टाइम की बात है, जहांगीर के दरबार में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया था। समय देख लीजिए 1608 में भारत में आया था। तुर्की भाषा का वो ज्ञाता था। ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। अब देखिए घटना चक्र पूर्वावलोकन से ही दिया गया है प्रश्न। नेक्स्ट है निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम है, नारायण राव है, माधवराव प्रथम है। इसका सही उत्तर देख लीजिए। बालाजी विश्वनाथ का सबसे पहले समय रहता है 1713 से 1720 ईस्वी। उसके बाद बाजीराव प्रथम आते हैं 1720 से 1740, माधवराव प्रथम 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 1773 ईस्वी। ठीक है। ये भी देखिए प्रश्न घटना चक्र पूर्वावलोकन का है, इतिहास का। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे छोटे से बड़ा। ठीक है। पहला दिया गया है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। ठीक है। इनको हमें क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1423 यहाँ पर। अगर देखा जाए दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तान, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले अंटार्कटिक है, फिर आर्कटिक है, उसके बाद सहारा है, अरेबियन है, गोबी है, पैटागोनियन है, ग्रेट विक्टोरिया है, कालाहारी, ग्रेट बेसिन, सीरियाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भूगोल का जो पूर्वावलोकन है वहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार हैं? पूर्व या फिर परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता या प्रकार्यात्मक निर्धनता। यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, ये नहीं है। अगला प्रश्न है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था?
जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, संचार पहुंचाने वाला या जंगलों का प्रधान? इसका सही उत्तर है राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था भाग 2। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? यहाँ पर सही उत्तर है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। और यह 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई है योजना, जननी सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? वीरांगना, रानी झांसी या रानी भवानी या फिर भारत माता? और इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट इसका नाम रखा था। इस रेजिमेंट में 4 ब्रिगेड थे, जैसे आज़ाद, सुभाष, नेहरू और गांधी ब्रिगेड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। और दूसरा स्टेटमेंट है इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। लैटेराइट एक मिट्टी और एक चट्टान प्रकार दोनों हैं, लोहे और एल्यूमिनियम में समृद्ध होते हैं और इसे आमतौर पर गर्म और गीले जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर गठित माना जाता है। ये मिट्टी अंतर्निहित मूल चट्टान के गहन और लंबे समय तक अपक्षय द्वारा विकसित होते हैं, पर जब उच्च तापमान और वैकल्पिक गीली और शुष्क अवधि के साथ यहाँ पर भारी वर्षा होती है आमतौर पर। आप देखिए पूर्वावलोकन जितनी भी सीरीज दी गई वो जरूर से जरूर पढ़िए, प्रश्न आपके आसानी से हल हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद किया है? तो यहाँ पे तालिब अमूली हैं या मुल्ला अब्दुल बाकी हैं या मिर्ज़ा मोहम्मद अली हैं या अजीजुद्दीन खान है? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा अजीजुद्दीन खान। अगले प्रश्न में फिर से अभिकथन और कारण दिया गया है। बोला गया है पहले अभिकथन में, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण दिया गया है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। और इसका सही उत्तर आर है, डी है, जिसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। पोषक स्तर बनते हैं केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से या खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से? इसका उत्तर डी हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने पे। देखिए यहाँ पे कुछ पोषक स्तर दिए गए हैं, देख लीजिए। स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक पोषण स्तर फर्स्ट में आते हैं, सेकंड में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, तीसरे में द्वितीयक उपभोक्ता, पोषण स्तर चौथे में सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता होते हैं। और ये भी पूर्वावलोकन पर्यावरण से लिया गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न आप वहाँ से देख सकते हैं, यदि आपने घटनाचक्र पढ़ा है तो सॉल्व हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु जो आवंटन है इसमें सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। और दूसरा स्टेटमेंट है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दोनों में से कौन से कथन सही है? ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। क्यों? यहाँ पर दिया गया जो संघीय बजट है 2023-24 इसके अनुसार मनरेगा से अधिक कटौती आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में की गई है, जबकि जल जीवन मिशन में अधिक वृद्धि रिफॉर्म लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में की गई है। तो दोनों क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। अब दिया गया पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन जो 1977 की आई थी, इसकी प्रमुख सिफारिश जो थी उन पर कुछ कथन दिए गए हैं और सही गलत बताने हैं। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। और यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखिए पंचायती राज पर वर्ष 1977 में गठित की गई थी अशोक मेहता समिति। इन्होंने बताया कि अगस्त 1978 में मतलब अपनी रिपोर्ट दी थी, इसमें बताया कि पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर केवल द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा उससे नीचे गाँवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव भी दिया था। समिति की अनुशंसा थी कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण जनपद को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाए। इस प्रकार कथन एक सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कथन देखिए और सही कालानुक्रम में लगाना है। जैसे कि पहले शक, कुषाण या यूनानी रहे, फिर सेकंड स्टेटमेंट है यूनानी शक, उसके बाद कुषाण रहे। शक यूनानी या फिर कुषाण थे या यूनानी कुषाण और शक थे? सही उत्तर है यूनानी शक और उसके बाद
कुषाण थे। नेक्स्ट है, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रेंच वासियों को, हॉलैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को या स्पेनिश एंड अमेरिकन को? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्पेन और अमेरिका वासियों को। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान मुक्त होना है? 2029, 2030, 2024 या 2025? इसका सही उत्तर है 2025 तक। अगला प्रश्न है, कुछ कथन दिए गए हैं नीचे, मतलब 2 कथन है और कारण है और इनके आधार पर उत्तर देना है। बोला गया है फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया और कारण दिया गया चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। देखिए यहाँ पर हमें सही उत्तर देना है और इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ए और जो आर है दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? पहला है राजभाषा दिया गया है और भाग देख लीजिए 17 दिया गया है। द यूनियन टेरिटरीज संघ राज्य क्षेत्र किसमें दिए गए हैं? 7 में दिए गए हैं। द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है, भाग 10 में दिया गया है। ट्रिब्यूनल्स जो हैं अधिकरण हैं वो भाग 11 में दिए गए हैं। यहाँ पर आप करेक्टली मैच देख सकते हैं। डी नहीं मैच्ड है, वो किस में आता है अधिकरण? 14th ए में। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका या पंचायती राज्य आयोग? इसको याद रखिए, राज्य निर्वाचन आयोग करता है इसका संचालन। और यहाँ पर अनुच्छेद 243 टाके 1 में और 243 या के का में ये बताया गया है नगर पालिकाओं के लिए और यहाँ पर पंचायतों के लिए। अब लिस्ट को मैच करना है, पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत दिया गया है, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत दिया गया है, जनसंख्या संक्रमण दी सिद्धांत दी गई है और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत दिया गया है। और इनको मैच करना है। इन सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है? थॉमसन, माल्थस, एडविन कैनन, हेनरी जॉर्ज। और इसका सही उत्तर आंसर डी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनन ने दिया, सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत हेनरी जॉर्ज ने दिया, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन ने दिया, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस ने दिया था। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा या विश्व आर्थिक मंच द्वारा? और इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ओके, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इसके लेखक कौन है? वाई वेणुगोपाल रेड्डी, सी रंगराजन, विमल जालान या रघुराम राजन? और इसका सही उत्तर है विमल जालान। पौधों में जो जाइलम होता है वो किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है जल। जाइलम और फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम फूड का करता है और जाइलम क्या करता है? वाटर का। अगला प्रश्न है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर इसका सही उत्तर वाटर शेड दिया गया, जल विभाजक। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है सही कथन कौन सा है। देखिए इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट था। अगर देखा जाए आर्टिकल 109 की बात की जा रही है। आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। दोनों कथन में से बताना है, केवल दूसरा सही है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो अध्यक्ष या स्पीकर करेंगे। तो कथन 1 तो सही है, दूसरा गलत दिया गया है और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में आप देखेंगे मिसप्रिंट भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? पहला है लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख या अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। तो इसमें स्पेस रिसर्च नहीं है, बाकी सब हैं 2030 तक। और आप ये जरूर याद रखिए SDG गोल्स ये कौन कौन से हैं। अब पूछा गया है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? इसका सही उत्तर है चंदौली।
पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में कथनों में से हमें सही कथन बताना है। पहला है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। दूसरा है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचनाएं, इनके संबंधित योजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे से जोड़ा जाएगा। बताना है कौन से कथन सही हैं, और यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है। देखिए, जो पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। बाकी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? सही उत्तर हो जाएगा 9वें स्थान पर था। और यह रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक दी गई थी और इस रिपोर्ट में 9वां स्थान है। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कुछ कथन है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया बोला गया। और दूसरा स्टेटमेंट है उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ी, और यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर है 2070 तक। बहुत से लोग 2045 और 2070 में कंफ्यूज हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 2070 तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अर्बन मिशन है 2015, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, या सांसद आदर्श ग्राम योजना, या उसके बाद दी गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है वो 2016 में आया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए जो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसका थीम पूछा गया है, और यहाँ पर सही उत्तर देखना है हमें। पहला है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, और यही सही उत्तर है इसका। आगे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा या डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ये इसका थीम था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स ऑफ बीटा सेल्स जो होती हैं उनसे स्रावित होता है? और इसका सही उत्तर है इंसुलिन। जबकि अल्फा सेल क्या करती है? ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है मिराते सिकंदरी, दूसरा है बुरहाने माशिर, तीसरी है रियाजुस सलातीन, और चौथा है रियाजुल इंशा। यहाँ पर उसके विषय दिए गए, बंगाल का इतिहास बताया गया है, दूसरा बहमनी के अहमदनगर का इतिहास बताया गया है, या महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है, या गुजरात विजय, और मैच करना है। यहाँ से हम सही उत्तर देख सकते हैं। सही उत्तर ए हो जाएगा। मिराते सिकंदरी गुजरात विजय पर है पुस्तक। बुरहाने माशिर जो है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास बयां करती है। रियाजुल सलातीन बंगाल का इतिहास है, और रियाजुल इंसा जो है वो महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। अब पूछा जा रहा है भारतीय जो जैविक डेटा केंद्र है वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है हरियाणा में। 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीव विज्ञान संबंधी आंकड़ों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडारण कोष राष्ट्र को समर्पित किया है, और ये हरियाणा के फरीदाबाद स्थित इस कोष को इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र या घरेलू अपशिष्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है? कीटनाशक होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है? यहाँ पर सही उत्तर है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में लाया जाता है, और वह क्या है? उसका नाम है एजोला। इसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ये भी रिपीटेड प्रश्न ही है। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? और सही उत्तर है समताप मंडल। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में नामित नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया है? देखिए, इसमें आगरा है, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा है, किंतु कानपुर नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु भारत में जो अंग्रेजी भाषा इसके उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी?
और 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष जैसे ऑप्शन दिए गए और इसका सही उत्तर है 15 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 343 है उसमें संघ की राज्य भाषा का उल्लेख है और खंड 2 के तहत ये संविधान के प्रारंभ के समय में ऐसा बताया गया था कि इंग्लिश भाषा क्या रहेगी, 15 वर्षों तक सरकारी उपयोग हेतु लाई जा सकती है। और जो अगला संसद अधिनियम में आया था, राजभाषा अधिनियम 1963, इसके तहत अनुमति को उक्त अवधि के लिए भी जारी रखा गया। अगला है निसार उपग्रह, इसके बारे में पूछा गया किस संगठन द्वारा इसको संयुक्त रूप से विकसित किया गया, किन दो है के द्वारा, तो इसमें इसरो और नासा है निसार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है देश से? मॉन्टेविडियो, उरुग्वे, इगारका चीन, जकार्ता इंडोनेशिया और रॉटरडम नीदरलैंड है। तो यहाँ पर इगारका ही हो जाएगा, चीन यही है। ये कहाँ का है? यह येनिसी नदी के पास है, इगास्किया क्रीक के तट पर। और मॉन्टेविडियो जो है वो उरुग्वे में है, जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में, इगारका कहाँ का है? रूस का है। रॉटरडम पोर्ट जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा है बंदरगाह। नीदरलैंड कहाँ है? वो दक्षिण हॉलैंड प्रांत में रॉटरडम सिटी जो है वहाँ पर है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो उसका सही उत्तर है मीरा कुमार है, जो कि जून 2009 में 15वीं लोकसभा की स्पीकर बनी थी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा स्पीकर जो है वो ओम बिरला है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है जो सही सुमेलित नहीं है? प्राणहिता महानदी की है, हिमावती कावेरी की, मालप्रभा कृष्णा की और मंजरा गोदावरी की। देखिए प्राणहिता ही गलत दिया गया है, ये महानदी की नहीं गोदावरी की है। कावेरी की अगर देखिए सबसे पहले देखते हैं जो ये दी गई है गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा। इसकी सहायक नदियाँ प्राणहिता है, पूर्णा है, मंजरा है, इंद्रावती है, वेनगंगा है। कावेरी की अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। कृष्णा की तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सब है। अब अगला प्रश्न है वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? इसका सही उत्तर है इंद्र नारायण द्विवेदी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, राइट। अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी वर्ष 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। दूसरा स्टेटमेंट है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है और इसका सही उत्तर है सी, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका सही उत्तर है प्राकृतिक वास का विनाश। बाकी देखिए स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है और उसका नाम यहाँ पर दिया गया है कोलोराडो भी है और रियो ग्रांडे भी है। इसका सही उत्तर रियो ग्रांडे भी जिन्होंने लगाया वो भी सही माना जाएगा, कोलोराडो का भी। आप एक्सप्लेनेशन साथ में आप यहाँ पर दिया गया है वो आप पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ उत्तर ही आप लोग को बता रही हूँ जिससे कम समय में आप उत्तर देख पाएँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। अब बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, रामगंगा नदी कन्नौज के पास मिलती है गंगा नदी से, लेकिन प्रयागराज के पास अगर बात करें तो बेतवा नदी प्रयागराज से नहीं, वहाँ पर नहीं मिलती है, हमीरपुर में मिलती है यमुना से। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों की अनुमति, या फिर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है, या वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य, या फिर राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। यहाँ पर सही उत्तर ए दिया गया है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। दोहरे दंड की धारा, कायोत्तर विधि है, या यातना के विरुद्ध निषेध है, या स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। तो यहाँ पर
सही उत्तर है यातना के विरुद्ध निषेध। ऐसा कुछ नहीं दिया गया। बाकी दोहरे दंड की धारा है, कायोत्तर विधि है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध भी दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम ज़हावी को हटा दिया गया था? और इसका सही उत्तर है टैक्स स्कैंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? इसका सही उत्तर है 1919 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि रुपए सही सुमेलित है? और इसका सही उत्तर दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपए। बाकी कोई भी सही मैच्ड नहीं है। यहाँ पर सही राशि आप देख सकते हैं किसको कितनी आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन है जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है और पहचानना है सही है या नहीं। देखिए, अभिकथन दिया गया किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण बताया जा रहा है राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। और यहाँ पर इसका सही उत्तर बी हो जाएगा कि आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी इसका देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। दूसरा है, संसद को अपने किसी भी सदन के लिए सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। और यहाँ पर दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 98 के खंड 1 में ऐसा दिया गया है और यहाँ पर ये दूसरा खंड भी देख सकते हैं, तो दोनों कथन सही हैं। अगला है, शिवनाथ समुद्रम और कल्पक्कम ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है? जल शक्ति या नाभिकीय ऊर्जा के लिए, ताप ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा के लिए, नाभिकीय ऊर्जा या जल शक्ति के लिए, सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। तो इसका सही उत्तर है शिवनाथ समुद्रम जो है वो जल शक्ति और कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए। स्थापना वर्ष 1902 है। अब संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं और यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर जो वित्त आयोग है 280 के खंड का पहले में यहाँ पर लिखित है और अध्यक्ष के साथ 4 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 5 होते हैं। और अनुच्छेद के खंड इस 3 में 280 के 3 में देखा जाए तो यह जो वित्त आयोग अपनी सिफारिश का प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ना कि नीति आयोग को। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो यह तुमकुर कर्नाटक में हुआ है। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं और भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल, कोबाल्ट इन सब के लिए आयात पर निर्भर रहता है। दोनों में से सही स्टेटमेंट बताने हैं और दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। 100 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलवाया, सामान्य नागरिक संहिता। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछा था, इसलिए आंसर भी हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 का और मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 का के 6 में शामिल है। और अगर बात की जाए आगे का, जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना और सामान्य नागरिक संहिता 43 का और 44 में है, जबकि अभिभावक जो है बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलाए केवल मौलिक कर्तव्य है और ये 51 का जो कि ट है इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? इसका सही उत्तर स्वैच्छिक समाज सेवा। बाकी किसानी, खेती, परिवहन, नौकरी ये सारे आर्थिक क्रिया में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना या फिर ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व या स्त्री निधि योजना। यहाँ पर केवल जो पहली अनूठी उपहार योजना ये क्या है, 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी
टीकाकरण के बढ़ावा देने के लिए। मातृशक्ति उद्यमिता हरियाणा की है। कौशल्या मातृत्व छत्तीसगढ़ की है और स्त्री निधि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करती है? और इसका सही उत्तर है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। अगला प्रश्न है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी है, किसके लिए एक मानक मानदंड है, माफ़ कीजिएगा। और इसका सही उत्तर है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? इन्हें मरुद्भिद जानवर कहते हैं या जीरो कोल। भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं और उनको जोड़ना है। यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी दी गई है और उनके जो उद्गम स्थल हैं सिहवा, नासिक, महाबलेश्वर और यमुनोत्री दी गई है। सही उत्तर देखते हैं तो यमुना यमुनोत्री से निकलती, बंदरपुच, गंगा गंगोत्री दी गई, शारदा का आप लोग देख लीजिए यहाँ पे दी गई है, ठीक है। कहाँ पे संगम हो रहा है वो भी दिया गया है। कोसी जो है वो गोसाई थान से निकलती है, गंडक नेपाल हिमालय से, रामगंगा दूधा टोली उत्तराखंड से निकलती, सोन अमरकंटक के पठार से, दामोदर, छोटा नागपुर, चंबल कहाँ से है, महू, गोमती कहाँ है, गोमतताल से। कुछ अलग से भी दे दी गई हैं यहाँ पर। अब देखिए नदी और उनका जो उद्गम है और वो कहाँ पर किससे मिल रही हैं, इनकी कुछ सहायक नदियाँ भी दी गई हैं, ये याद कर लीजिए। और भूगोल के पूर्वावलोकन में कराई भी गई हैं, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। और इसका सही उत्तर देख लेते हैं। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से, गोदावरी नासिक से निकलती है और महानदी सीवा डिस्ट्रिक्ट से। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? माना हिमाचल प्रदेश में, नीति उत्तराखंड में, दीफू लद्दाख में और अघिल अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, सही सुमेलित है। नीति क्या है, उत्तराखंड में है। एक बार भारत के प्रमुख दर्रे देख लीजिए। लद्दाख में है खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला। जम्मू कश्मीर में 2 हैं, पीर पंजाल, बनिहाल, और भी हैं, आप याद कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिव किला, रोहतांग, बाड़ाला, चाला, यांगजी, दीवान, भागा, पारंगला, मणिरंग। उत्तराखंड में मुलिंगला है, माना है, नीति है, लिपुलेख है, कुंगरी है, भिंगरी है, नामा, रालाम, सिरला। सिक्किम में नाथुला और जिलेपला है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए सेला, बोमडिला या यांग्याप या फिर दिफू है। मणिपुर में तुजू है, थालघाट, बोरघाट महाराष्ट्र में और केरल में पालघाट है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? और इसका सही उत्तर है अनुशीलन समिति। और इस अनुशीलन समिति में देखिए कौन कौन थे। दिल्ली में वायसराय पर जो बम फेंकने की अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। यह बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है और इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। अब इनमें कौन कौन थे? अमीरचंद थे, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी। इनको गिरफ्तार किया गया था और इसमें 4 लोग को फांसी हुई थी और 2 को 7 वर्ष की सजा भी सुनाई गई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे और मुकदमे से बच गए थे। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। और इसका सही उत्तर है डी, दोनों ही ऑप्शन या स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं SDG 10, SDG 13, SDG 14, SDG 15। इनको सही सुमेलित करना है। जलवायु क्रिया, जमीन पर जीवन, असमानताओं में कमी और पानी के नीचे का जीवन, इनको आपस में सुमेलित करना है। तो देखिए SDG 10 क्या हो जाएगा, असमानताओं में कमी। 13 क्या है, जलवायु क्रिया। 14 है पानी के नीचे जीवन। 15 है जमीन पर जीवन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित नहीं है? वैशेषिका पतंजलि के लिए, मीमांसा कण्व कनत के लिए हैं, उत्तर मीमांसा कपिल, न्याय गौतम। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था वो कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो सही सुमेलित है ये पूछा गया, बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो न्याय गौतम। ओके, तो यहाँ पर वैशेषिक के कौन है, उलूक कणाद मुनि है। न्याय के गौतम हमने पढ़ लिया, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और वेदांत दर्शन के बाद नारायण। ये प्रश्न अगला पूछा गया था खरीदादार कौन होता था? ये अधिकारी होता था जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, उसको खरीदादार बोलते थे। बताना है अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर आपस में मिलती हैं, और ये तो बहुत इजी प्रश्न पूछ लिया गया था, देवप्रयाग।
ज़्यादातर बच्चों को ये आ रहा होगा। अगला प्रश्न है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? और इसके लेखक हैं गुन्नार मिडल। नेक्स्ट है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का जो एजेंडा 21 है वो किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से, पर्यावरण शिक्षा से, सतत विकास से या प्रदूषक भुगतान सिद्धांत से? तो यहाँ पर हो जाएगा सतत विकास से। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% है, सब्सिडी गलत दी गई है 9%, रक्षा व्यय 8% है या 8% है। ठीक है, देख लीजिए। तो सब्सिडी में कितना है? 7% है ओनली। नेक्स्ट है जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम आया था वो किस वर्ष बनाया गया? इसका सही उत्तर है 1974 में, 1974। उसके बाद संशोधन कब हुआ? 1988 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन इसके तहत किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? और इसका सही उत्तर है डोनेट्स्क। नेक्स्ट है भारत के G20 प्रतीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है और प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश के शासन की व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर घटना चक्र के अकॉर्डिंग बोला गया है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है INS वागीर। INS करंज, वेला, कलवरी इन सबको पहले ही शामिल कर लिया गया था। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? और पहला स्टेटमेंट है इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। दूसरा है इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। तीसरा यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। और सी दिया गया है डी ऑप्शन में और इसका सही उत्तर है बी। ये इनकरेक्ट है, बाकी तो दोनों सही दिए गए थे। तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते इस प्रकार। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है? और इसका सही उत्तर है 149। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर है ए, ऑस्ट्रेलिया ने किया है ऐसा। नेक्स्ट है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र किसका उदाहरण है? तो यह नदी का है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस? और इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के ये महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कुछ कथन है, सही कथन चुनना है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई हैं और लोकसभा के लिए 80 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में निर्वाचित। दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है माराकाइबो वेनेजुएला से, ओनेगा कनाडा। तीसरा है मिशिगन USA और बैकाल रूस। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ओनेगा जो कि कनाडा में दिया गया है, ये गलत दिया गया, बाकी सब सही है। ओनेगा झील उत्तर पश्चिम रूस में करेलिया गणराज्य लेनिनग्राद ओब्लास्ट तथा वोलोगदा ओब्लास्ट के क्षेत्र में एक झील है, ना कि कनाडा में है। और रूस की जो अलग जो और झीलें हैं वो बैकाल और लदोगा हैं। मिशिगन USA की है, मराकाइबो पश्चिमी वेनेजुएला में एक लगून लेक है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी और शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। तो यहाँ पर सही उत्तर है हमीदा बानो बेगम, ये गलत दिया गया है, मतलब यही सही उत्तर होगा, ये हुमायूं की पत्नी थी। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर फर्स्ट
इसमें निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थान पर है? इसका सही ऑप्शन है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। नेक्स्ट है डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में कथन बताना। यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय और इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है। इसकी जो स्थापना वो गांधीनगर गुजरात में की जा रही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? देखिए आर्गन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है, एक्टीनियम नहीं है। यहाँ पर देखिए अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये और रेडॉन, ये सारी अक्रिय गैसें हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, इसके लेखक कौन है? और इसका सही उत्तर है सुधा मूर्ति। माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है अनुराधा रॉय। गलत आंसर मैंने मैच किया, आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दिया गया है संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर इसमें एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। यहाँ पर देखिए दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? और ये हैं क्रिस हिपकिंस, इनको चुना गया है। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? इसका सही उत्तर है बी, 120 अध्याय और 8 खंडों में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, भारत का प्रथम जो NCMB है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में, पुडुचेरी में, भावनगर या जामनगर में? इसका सही उत्तर है जामनगर में, जो कि गुजरात में है। दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना, इसका क्या कारण है? देखिए ये होता है कोरियालिस बल के कारण। आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं क्योंकि आप देखें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। आप वीडियो जा कर के देख सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। पॉलिटी के भी काफ़ी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे और ज्योग्राफी के भी आप उनको देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न है किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? यह एक प्रकार का टॉक्सॉइड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? डिप्थीरिया या रोहिणी एक जीवाणुजन्य रोग है और कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी इस जीवाणु का कारण है, मतलब इस जीवाणु का नाम है। और टॉक्सॉइड जो टीका होता है ये डिप्थीरिया से बचाव के लिए यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए दिया जाता है? तो यह है राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के परतों के खंड का के अनुसार ऐसा दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? निकैंथिस, नीलंबो, निकोटियाना या निपेंथिस? इसका सही उत्तर है निपेंथिस। अगला प्रश्न है कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 में किया गया था? और इसका सही उत्तर है सी, मॉडर्ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली या लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं? वह है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो देखिए 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और लेकिन नियमित जो जनगणना है वो 1881 दी गई है। देखिए यहाँ पे 72 तो है नहीं, तो 1881 ही दिया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में, 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरर्हता अनुसूची देखते हैं, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची दी गई और सही सुमेलित करना है। देखिए जो भी अनुसूची हैं, अनुच्छेद हैं, भाग हैं, इस चैनल पर आप जाकर के वो वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा और एक ही वीडियो में आप हमेशा के लिए सारे भाग और अनुच्छेद और जो अनुसूचियां हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो जो तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के लिए, 10वीं दल बदल के लिए है, निरर्हता के लिए, 8वीं भाषाओं के लिए, 9वीं विशिष्ट अधिनियम या फिर विनियमन का जो विधि मान्यकरण है, चौथी क्या है वो राज्यसभा में सीटों का स्थानांतरण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में पुरातात्विक स्थल है, दूसरी में वर्तमान स्थान है। इसमें नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना, गुड़ियाम गुफा दिया गया है। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक से सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर देख लीजिए, नेवासा महाराष्ट्र का है, ईसमपुर इस समय कर्नाटक का है, डिडवाना राजस्थान का है, गुड़ियम गुफा तमिलनाडु की है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत जो नाटू नाटू है, इसके रचनाकार पूछे गए हैं, ये हैं MM कीरावानी।
लास्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। लखनऊ में 4 जून 1857 को शुरू हुआ, झांसी में 11 मई 1857 को, मेरठ में 10 मई 1857 को और बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। इसमें 2 आंसर दिए जा रहे हैं, एक तो है लखनऊ का और दूसरा दिया गया झांसी का। दोनों की जो डेट है वो गलत दी गई है, देख लीजिए। लखनऊ का है 30 मई से 1857 से शुरू हुआ, झांसी का जून 1857, मेरठ में 10 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857। तो देखिए यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं प्रश्न और ये जीएस फर्स्ट का पेपर है जो हमने सॉल्व किया है। आप कमेंट करके अपना स्कोर बता सकते हैं कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं या कितने रॉन्ग हैं। आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है वो बाकायदा दिया भी गया है, कहाँ से आप उनको देख सकते हैं, कहाँ पर ईजिली एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप जीएस सेकंड का भी इसी तरह एक्सप्लेनेशन चाहते हैं घटना चक्र का तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। धन्यवाद।